हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम सिविक्स के 10 और PYQs को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सिविक्स के जो आपके TGT PGT के एग्जाम्स होते हैं उसमें 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा था और ये देखा था कि कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में भी हम उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके TGT PGT के सिविक्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास आपके लिए होने वाली है क्योंकि आपका मई में और जून में आपका एग्जाम भी होने वाला है। तो हमने सोचा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको ये आइडिया भी पता चल जाएगा कि भी कैसे सवाल आपसे एग्जाम में आते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से हम आपका सिलेबस भी कवर करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज के क्लास का शेड्यूल रहने वाला है। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर। मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने मास्टर्स प्लस UGC नेट करा हुआ है। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट है। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर टाइप करना है हर्षिता मैम की पाठशाला और वहाँ पे आपको ये जो मेरा चैनल है वो दिख जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहती है। ये मेरा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। क्लासेस की जितनी भी जानकारी होती है वो हम यहाँ पे ही अपलोड करते हैं, तो याद से आप दोनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर लेना ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे पहले जो 10 सवाल है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये मत बोलना मैडम 11वें सवाल से कैसे शुरू हुआ, 10 सवाल हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है आपका, तिलक को भारतीय है ना अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी। किसने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट सबसे पहले तो कहा किसने, कहा किसको था, तिलक को कहा था। ठीक है, और किसने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने या फिर आपका है ना वेबस्टर फील्ड ने, एनी बेसेंट ने, या फिर किसी ने भी नहीं कहा। तो मैंने बताया भी तिलक को किसी ने तो कहा ही है, फादर ऑफ अनरेस्ट यानी कि है ना अशांति का जो तिलक है ना, भारतीय अशांति का जनक जो है वो तिलक को कहा गया है। और किसने कहा है, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है तिलक को भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वैलेंटाइन चिरोल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। ये शिरोल नहीं है, चिरोल है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय वैलेंटाइन चिरोल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी कौन थे। भाई जो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए थे उसमें से मॉडरेट लीडर्स कौन कौन से थे। आपको पता है 2 तरीके के लीडर्स थे, एक तो थे आपके मॉडरेट लीडर्स यानी कि आपके नरमपंथी, और एक थे आपके है ना एक्सट्रीमिस्ट लीडर जिसको हम बोलते हैं गरमपंथी। नरमपंथी जो थे उनका क्या मानना था कि हमको क्या करना है, हमको बातों को है ना मतलब हमको मुद्दों को बातें करके सुलझा लेनी है, चिट्ठियाँ लिख के, लेटर्स लिख के हमको सुलझा लेनी है। लेकिन जो गरमपंथी थे उनका क्या मानना था, उनका ये मानना था जो तिलक है ना वो आपके गरमपंथी में आते हैं, लाल बाल पाल जो है वो आपके गरमपंथी में आते हैं। तो इनका क्या मानना था, इनका ये मानना था कि हमको क्या करना है, हमको तो सीधा भाई है ना आक्रमण करना है, लड़ाइयाँ करनी है, खून बहाना है। तो ये गरमपंथी थे, काफ़ी ज़्यादा गर्म खून था इनके अंदर, इन्होंने लड़ाइयाँ करने की बात करी थी। लेकिन जो नरमपंथी थे वो थोड़े से नरम थे, थोड़े से सॉफ्ट थे, वो सिर्फ बातें करके जो अपना जो भी समाधान है उसको सुलझाना चाहते थे। तो इसलिए इसको हम नरमपंथी और गरमपंथी कहते हैं। अब आपसे ये पूछा है कि जो नरमपंथी है, जो मॉडरेट लीडर्स है वो कौन से हैं, दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, तिलक या फिर नेहरू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जो है वो आपके नरमपंथी के अंदर हम माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को हम मानते हैं क्या, नरमपंथी के अंदर गिनते हैं। बाल गंगाधर तिलक तो आपके रेडिकल नेचर के थे, यानी कि जो आपके बाल गंगाधर तिलक है वो आपके गरमपंथी के अंदर आते हैं, नरमपंथी में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपातकाल को स्वीकृति मिलने के बाद इसकी समय अवधि कितने समय तक रह सकती है। यानी कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब हमारे देश में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट कितने समय तक जो अप्रूवल मिलता है पार्लियामेंट की तरफ से फाइनेंशियल इमरजेंसी का, वो कितने समय तक रिमेन कर सकता है, यानी कि कितने समय तक वो जारी रह सकता है। 2 माह के लिए, 2 साल के लिए, या फिर आपके है ना संसद की कार्यवाही जब तक नहीं होती तब तक के लिए, या फिर अनिश्चित काल के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है अनिश्चित काल, ये इसका सही आंसर है। क्या पूछा था भाई, हमारे यहाँ पे इमरजेंसीज लगती है। ठीक है, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी जो है वो कौन से
पार्ट के अंदर, कौन से भाग में बताई हुई है, वो मेरा आपसे सवाल है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैडम इस भाग में हमारी इमरजेंसी जो है वो बताई हुई है संविधान के अंदर, ठीक है। अब 3 प्रकार की इमरजेंसी बोली हुई है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एक होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट का रूल, एक होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपके यहाँ पे पूछा गया था, ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, जो वित्तीय इमरजेंसी होती है, वित्तीय आपातकाल होता है, इसको ऐसे ही पास नहीं होता है। ये जो संसद जो है वो अपना एक प्रस्ताव पारित करती है, उसके बाद में है ना अनुमति मिलती है कि ठीक है हम वित्तीय आपातकाल जो है वो लगा सकते हैं देश के अंदर। अब संसद जब अपना प्रस्ताव पारित कर देती है तो आपसे ये पूछा था कि ये जो प्रस्ताव है वो कितने समय तक रहता है। क्या हम इस प्रस्ताव को 2 समय तक लगा के रख सकते हैं, 2 महीने तक लगा के रख सकते हैं, 2 साल तक लगा के रख सकते हैं, या फिर संसद की जब तक आगे की कार्रवाई नहीं होती है तब तक लगा के रख सकते हैं, या फिर इसको अनिश्चित काल तक के लिए लगा कर रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हम संसद का जो प्रस्ताव होता है उसको हम इनडेफिनिट पीरियड यानी कि अनिश्चित काल तक लगा के रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 विविध है ना आपातकाल की बातें करता है, यानी कि 360 आर्टिकल के अंदर आपके किसकी बात में हुई है, उसके अंदर आपकी इमरजेंसीज की बातें हुई है। कौन से भाग में हुई है वो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर से बताना। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या पूछा है, लाल बाल पाल कहे जाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की तिगड़ी किसके, तिगड़ी जो है किनके बारे में बताई जाती है, यानी कि जो लाल बाल पाल हम कहते हैं ना, इसका नाम क्या है, ये जो तिगड़ी है इसको हम क्या कहते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, या फिर बिपिन चंद्र पाल, या फिर है ना लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और मोतीलाल को हम लाल बाल पाल कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुरेश पाल को हम लाल बाल पाल कहते हैं, या फिर मदन लाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए और बिपिन चंद्र पाल हो गए, इनको लाल बाल पाल कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। लाल बाल पाल हम किसको कहते हैं, ये तिगड़ी है आपकी लाला लाजपत राय की, बाल गंगाधर तिलक की और बिपिन चंद्र पाल की। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। हम लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो है इसको हम बोलते हैं लाल बाल पाल। यहाँ पे लाला लाजपत राय का लाल हो जाएगा और तिलक का आपका क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का बाल हो जाएगा और बिपिन चंद्र पाल का पाल हो जाएगा। तो ऐसे हम बोलते हैं इनको लाल, बाल और पाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर, लाल बाल पाल कहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की त्रिमूर्ति के लाल है ना क्या कहते हैं इसको, है ना लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो है इनको माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या पूछा है, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है, अरविंदो घोष से है, एम.एन. रॉय से है, जयप्रकाश नारायण से है या फिर अंबेडकर जी से है। यानी कि आपने साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म के बारे में सुना होगा, तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म है ये किसका कॉन्सेप्ट है, अरविंदो घोष का है, एम.एन. रॉय का है, जयप्रकाश नारायण का है या फिर आपका अंबेडकर जी का है। तो साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म जो है वो आपका एम.एन. रॉय का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा एम.एन. रॉय ने 1887 से 1954 तक दी थी और ये संबंध है ना ये आपका एम.एन. रॉय से जुड़े हुए हैं। मानववाद की भी संख्या जो है वो मतलब आपके है ना वैज्ञानिक मानववाद और नव मानववाद जो है उसकी अवधारणा किसने दी थी, एम.एन. रॉय ने ही दी थी। नव मानववाद प्रकृति के दर्शन, तत्व व आत्मा के दर्शन का संग्रह है जिसे पुरातन मूल्यों की विद्वता को नकार एवं नकार नव मानववाद स्वतंत्रता की उत्तम ना संभावनाओं में आस्था रखता है, ठीक है। तो आपको इतना सा पता होना चाहिए कि भाई साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म जो है ये कॉन्सेप्ट किसका है, एम.एन. रॉय का है। और ये कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है, 32 सरकार, 34 सरकार, 33 या फिर 35। यानी कि अर्थशास्त्र में हाउ मनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट आर मेंशन्ड, अर्थशास्त्र में कितने जो आपकी सरकारें होती है उसके डिपार्टमेंट बताए हुए हैं, 32 डिपार्टमेंट, 33 डिपार्टमेंट, 34 या फिर 35 डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 डिपार्टमेंट जो है वो बताए हुए हैं कि सरकार के 34 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौटिल्य के अनुसार सम्राट प्रशासन के राजस्व, सेना, औद्योगिक, न्याय, कृषि, धर्म और नागरिकता आदि विविध विभागों में विभक्त किए जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार विभाग संख्या 34 होती है, यानी कि जो
अर्थशास्त्र है उसमें बताया हुआ है कौटिल्य ने कि जो गवर्नमेंट के जो विभाग होते हैं वो कितने होते हैं, 34 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 17th क्वेश्चन क्या पूछा है, कौटिल्य की षड्गुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। आपने कौटिल्य की षड्गुण नीति को आई होप पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कौटिल्य आपके लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब कौटिल्य की षड्गुण नीति होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और इस षड्गुण नीति में क्या क्या बातें बताई हुई है। षड्गुण नीति, षड यानी कि 6, तो यहाँ पे 6 नीतियाँ बताई हुई है कि भाई आपको किस किस प्रकार से अपने जो अड़ोस पड़ोस के देश है उनसे कैसे संबंध रखने चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए, उसकी 6 नीतियाँ यहाँ पे बताई हुई है। अब यहाँ पे बोला है कि जो 6 नीतियाँ हैं जिसको हम षड्गुण नीति कहते हैं, इसमें क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है। संधि सम्मिलित नहीं है, मैत्री यानी मित्रता संबंधित नहीं है, यान नहीं है या फिर विग्रह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है मित्रता जो है वो आपकी षड्गुण नीति में नहीं बताई हुई है। ठीक है, षड्गुण नीति में क्या क्या बताया हुआ है, षड्गुण नीति में बताई हुई है संधि, विग्रह, यान, आसन, है ना, द्वेषी और संशय। ये 6 जो बातें हैं वो आपकी षड्गुण नीति में बताई हुई है। यहाँ पे मित्र भाव की कहीं पे भी भावना नहीं दिखाई हुई है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, पीस, वॉर यानी कि विग्रह, यण यानी कि मल्चिंग, फिर रिमेनिंग न्यूट्रल यानी कि आसन, डुअल पॉलिसी यानी कि द्वैध भाव, और सीकिंग प्रोटेक्शन यानी कि संशय। ठीक है, तो हिंदी में भी यही बोलेंगे, इसको संधि बोलेंगे, विग्रह बोलेंगे, यन बोलेंगे, आसन बोलेंगे, द्वैध बोलेंगे या फिर द्वैध भाव बोल सकते हैं, या फिर इसको संशय बोलेंगे। अब ये होता क्या है, संधि का मतलब है कि 2 राज्य में संबंध बनाना, संबंध को स्थापित करना। तो यहाँ पे कौटिल्य ने क्या बोला है कि भाई आपको क्या करना है अलग अलग राज्यों के साथ में। यहाँ पे कौटिल्य ने बोला है कि जो आपका विजिगीषु है, जो आपका राजा है, उसको कैसे यहाँ पे अपने देश को, अपने जो किंगडम है उसको चलाना है, उसकी बात यहाँ पे करी गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कौटिल्य ने कि जो विजिगीषु है उसको क्या करना है, विजिगीषु को यहाँ पे दूसरे देशों के साथ में है ना जो संधि है वो बनानी है। तो पहला संधि हो गया। दूसरा बोला है विग्रह, एक दूसरे राज्य के साथ में युद्ध प्रस्तावित करना है। अगर दूसरा राज्य आपके संधि के अनुसार काम नहीं करता है तो आप उस संधि को तोड़ भी सकते हो, संधि का विग्रह भी कर सकते हो। ठीक है भाई। फिर तीसरा क्या बोला है, यान यानी कि आक्रामकवादी नीतियाँ। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ है ना दूसरों के साथ में अच्छा ही बर्ताव करना है, आपको यहाँ पे आक्रामकवादी नीतियों का भी अपनाना पड़ेगा। फिर बोला है आसन यानी कि विषम परिस्थितियों में मौन रहना। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको बस अपने ना तलवार उठा लेनी है और चल लेना है, नहीं, आपको विषम परिस्थितियों में मौन भी रहना पड़ेगा। फिर द्वैधी भाव बोला है कि यानी कि संबंध 2 राज्यों का समर्थन कर लेना। यहाँ पे द्वैधी भाव का क्या मतलब है कि जो विजिगीषु है, जो राजा है ना आपका कौटिल्य का, उसमें बोला गया है कि राजा को कभी भी 2 दुश्मनों से एक साथ में लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अगर इंडिया के 2 दुश्मन है तो इंडिया एक टाइम पे 2 दुश्मन के साथ में लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि लड़ तो सकता है पर उसमें फिर हार इंडिया की होगी, क्योंकि दोनों दुश्मन तो एक हो जाएंगे और इंडिया अकेला रह जाएगा और फिर वो दोनों दुश्मन जो है वो इंडिया पे भारी हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे दोनों जो दुश्मन है उसमें से कभी एक के साथ में दोस्ती कर लेनी है और दूसरे के साथ में लड़ाई करनी है, फिर दूसरे के साथ में दोस्ती करनी है और पहले के साथ में लड़ाई लड़नी है, यानी कि एक बार में एक ही दुश्मन का सामना करना है। ये होता है आपका द्वैधी भाव। और संशय क्या बोला है, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संधि कर लेना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ में यहाँ पे संधि कर लेनी है। तो ये षड्गुण नीतियों के बारे में कौटिल्य ने बताया हुआ है कि जो आपका विजिगीषु है, कौटिल्य का जो राजा है, उसको उसने विजिगीषु बताया है कि भाई जो विजिगीषु है, जो आपका स्टेट है, उस एक स्टेट को बाकी देशों के साथ में कैसे अपनी रणनीति को अपनाना है, उसके 6 षड्गुण नीतियाँ यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर था कि इसमें मैत्री भाव कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें संधि लिखा हुआ है, इसमें यान लिखा हुआ है, इसमें विग्रह भी लिखा हुआ है, पर मैत्री भाव कहीं पे भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, शुक्र नीति है, अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है या फिर आपका धर्मशास्त्र है। यानी कि कौटिल्य की जो फेमस वर्क है वो कौन सा है, तो सबको पता है जो आपका अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य का फेमस प्रसिद्धि है, फेमस जो वर्क है वो कौन सी है, अर्थशास्त्र है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य व चाणक्य द्वारा रचित संस्कृति का एक ग्रंथ है। इसमें राजशास्त्र, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभाग आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। तो कौटिल्य ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है और इसमें राजशास्त्र के बारे में बताया हुआ है, इसमें कृषि के बारे में बताया हुआ है, इसमें न्याय के बारे में, इसमें राजनीति के बारे में, ये सारे विभिन्न पहलुओं के बारे में इसमें बताया हुआ है। और यह प्राचीनतम ग्रंथ है जिससे राजनीतिक उपलब्धियों और जो आपका है ना सत्ताकालीन प्रशासन पर आधारित है। यानी कि आपका जो राजनीतिक है ना उपलब्धि
उपलब्धियां होती है उसको हम कैसे पा सकते हैं, सत्ताकालीन जो प्रशासन है उसको हम कैसे चला सकते हैं, उसके ऊपर आधारित है ये आपकी कौटिल्य के अर्थशास्त्र। और इस ग्रंथ में कुल 15 पुस्तकें 180 प्रकरणों तथा 150 अध्यायों में विभक्त किया गया है तथा इसमें 6000 श्लोक हैं। ठीक है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थशास्त्र है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो अर्थशास्त्र जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। सबसे पहले तो कौटिल्य या फिर चाणक्य दोनों एक ही इंसान है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने कौटिल्य या फिर चाणक्य दोनों को एक ही हम कहते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र किताब लिखी है, इसके अंदर डिप्लोमेसी, एग्रीकल्चर, जस्टिस, पॉलिटी, ये सारे जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर बताए हुए हैं। और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, स्टेट क्राफ्ट की और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की कि हमको कैसे प्रशासन करना है, कैसे हमको राजनीतिक उपलब्धियों को हासिल करना है, उसके लिए सबसे जो पुराना ग्रंथ है वो है आपका अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में क्या क्या दिया हुआ है, अर्थशास्त्र पूरी किताब का नाम है। ठीक है, अर्थशास्त्र में है क्या क्या चीज़ें, तो 15 बुक्स जो है वो आपके अर्थशास्त्र के अंदर आती है। और अर्थशास्त्र में 180 सेक्शन जो हैं वो दिए हुए हैं, 150 चैप्टर जो हैं, 150 चैप्टर यानी कि 150 चैप्टर दिए हुए हैं। और 6000 इसमें वर्सेस हैं यानी कि 6000 इसमें श्लोक दिए हुए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेंगे कि अर्थशास्त्र में कितने श्लोक हैं, तो 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र में कितनी किताबें हैं, तो 15 किताबें हैं। कितने सेक्शन हैं, कितने अध्याय हैं, तो इसमें आपके 15 अध्याय, 15 चैप्टर है। और कितने प्रकरण हैं, तो 180 प्रकरण है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य की किताब कौन सी है, अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की किताब है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले सवाल पे क्या पूछा है गांधी विश्वास करते थे किसके ऊपर, गांधी जो है वो किस पे बिलीव करते थे, साधन, साध्य और उपयोगिता की पुष्टि करते थे यानी कि मीन्स जस्टिफाई द एंड, क्या गांधी इस पे मानते थे, या फिर एंड जस्टिफाई द मीन्स, साधन जो है वो साध्य की पुष्टि करते हैं, क्या गांधी इस पे मानते थे, नाइदर मीन्स जस्टिफाई एंड्स और है ना नॉर एंड्स जस्टिफाई मीन्स, यानी कि न तो साधन न ही साध्य दोनों किसी की भी पुष्टि नहीं करते हैं, क्या गांधी इस पे मानते थे, या फिर साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए यानी कि मीन्स और एंड्स दोनों ही आपके जस्टिफाइड होने चाहिए। तो गांधी किसके ऊपर मानते थे, किसके ऊपर बिलीव यानी कि विश्वास करते थे गांधी जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वो साधन और साध्य दोनों को न्याय संगत होना चाहिए ऐसा मानते थे। अब ये साधन और साध्य क्या होता है, मीन्स और एंड की थ्योरी क्या है गांधी की, तो गांधी ने कहा है कि कोई भी चीज़ को करने का जो साधन है, जो मीन्स है, उसको बोला है कि वो साधन भी आपका सही होना चाहिए, और जो साध्य है यानी कि जो एंड रिजल्ट है वो भी आपका जस्टिफाई ही होना चाहिए, वो भी सही तरीके से ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो तो एग्ज़ाम देने का जो साधन है वो आपका सही होना चाहिए। सही साधन क्या होगा, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद में फिर पेपर दो और सही तरीके से पेपर दो और फिर पेपर को क्लियर करो, ये सही साधन है। लेकिन कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, पेपर लीक करवा लेते हैं, पेपर को पहले से ही खरीद लेते हैं पैसे दे के, तो ये क्या है, ये गलत तरीका है, तो ये गलत साधन का उपयोग कर रहे हैं वो। तो गांधी ने कहा कि जो साधन है ना किसी भी चीज़ को करने की, जो मीन्स है, जो साधन है, वो भी एकदम कैसे होने चाहिए, न्याय संगत होने चाहिए, और जो साध्य है यानी कि जो एंड रिजल्ट है आपका वो भी एकदम न्याय संगत होना चाहिए। अब एंड रिजल्ट कैसे, अगर मैंने यहाँ पे पढ़ाई करी, एग्जाम दिया और मान लो मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, फिर मैंने क्या करा, पैसे देके वो पेपर को खरीद लिया, पैसे देके उस पेपर जो है ना डिग्री होती है वो मैंने खरीद ली, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैंने क्या करा, जो एंड है मेरा, जो रिजल्ट है मेरा, वो मैंने गलत तरीके से हासिल किया है, यानी कि जो मेरा साध्य है वो गलत तरीके से मुझे प्राप्त हुआ है। तो गांधी बोलते हैं कि साध्य और साधन दोनों सही होने चाहिए, दोनों न्याय संगत होने चाहिए। कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसको करने का साधन भी सही होना चाहिए, और जो अंत में आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी एकदम सही तरीके से ही होना चाहिए। तो दोनों को सही बताया है गांधी ने, दोनों को न्याय संगत होना चाहिए ऐसा बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कौटिल्य एवं मैकियावली आदि के विचारों का खंडन करते हुए प्लेटो ये मानते थे कि राज्य का सहचार्य बौद्धिक न्याय संगत होना चाहिए, क्योंकि है ना बुद्धि में ही वह अभिरुचि है जो है ना अमरभ सिद्धि की प्राप्ति संभव नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे तो यही कौटिल्य प्लेटो के बारे में बताया हुआ है। आई थिंक इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत आ गया होगा, या तो जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो छूट गया है कि भाई गांधी ने यहाँ पे मीन्स और एंड्स दोनों
को जस्टिफाई बताने की बात करी है, दोनों को न्याय संगत बताने की बात करी है। आपको इतना पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्या पूछा है? 20वां क्वेश्चन, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था? तो मार्क्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स की क्या क्या थ्योरीज हैं, कौन कौन सी थ्योरीज दी है इन्होंने, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये कब पब्लिश हुई थी? 1848 में, 1856 में, 1810 में या फिर 1860 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1848 में कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये पब्लिश हुई थी, यानी कि ये प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपकी व्याख्या में क्या बताया हुआ है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुई थी। यह घोषणा पत्र का प्रकाशन दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रारंभ में ही शब्द में होता है कि अब प्रत्येक को एक चीज आभासित कर रहा है, यानी कि कहना कम्युनिस्ट की धमकी। इसका लेखक मार्क्स और एंजल्स दोनों है, यानी कि ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है इसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, और इनके जो दोस्त थे एंजल्स, इन दोनों ने लिखी थी ये किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर लिखी थी और 1948 में ये पब्लिश हुई थी। बस आपको इतना पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सारे हमारे आज के क्वेश्चन थे, जहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन को, यानी कि आज की क्लास में हमने 20 नहीं मतलब 11 से 20 क्वेश्चन को, यानी कि 10 सवालों को सॉल्व करा है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आपके कितने सवाल जो है वो सही हुए हैं, कितने सवाल आपके गलत हुए हैं। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, आप दोनों को ज्वाइन कर लेना ताकि क्लास की कोई भी जानकारी जो है आपसे मिस ना हो। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, आपको ये सीरीज़ जो है वो कैसी लग रही है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।